बीएससी सेमेस्टर सेकंड के लिए फिजिक्स में हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रही हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर सेकंड के लिए फिजिक्स के लिए, जो हर बार आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। काफी जो बच्चे थे वो कह रहे थे कि हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके लिए एक सीरीज है पूरी फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जहां से भाई क्वेश्चन आपके 100% बिल्कुल आएंगे। लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर हर बार यहां से क्वेश्चन आए हैं, तो एक बार जल्दी से आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास, आपको किस तरीके से उनकी तैयारी करनी है। तो एक बार जल्दी से आते हैं हम पूरी अपनी सीरीज पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया गया है। किन किन टॉपिक्स हमारे पास, जो पूरी सिलेबस है उसको दो पार्ट्स में रखा गया है। पहला पार्ट इसका कौन सा है? पहला पार्ट है इसका पार्ट ए, जिसको हम बोल रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के साथ साथ यहाँ पर रेडिएशन को भी इंक्लूड किया गया है। तो हमारे पूरे सिलेबस को दो पार्ट में, एक तो थर्मोडायनामिक्स एंड रेडिएशन और दूसरा अल्टरनेटिंग सर्किट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो हमारे पास पूरे दो पार्ट्स और 8 यूनिट्स हैं। तो एक बार आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो पूरा का पूरा आपका पेपर यहीं से आने वाला है। जल्दी आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है भाई? डिफाइन थर्मोडायनामिक सिस्टम। कि थर्मोडायनामिकल सिस्टम क्या होते हैं, सराउंडिंग्स क्या है एंड स्टेट फंक्शंस क्या हैं। तो ऊष्मा गतिकी तंत्र क्या है, परिवेश और अवस्था फलन की परिभाषाओं को लिखिए। क्योंकि यहां पर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पेपर में कुछ डेरिवेशंस हैं, साथ ही साथ कुछ परिभाषाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, कुछ लॉज हैं, नियम है कुछ, वो आपको तैयार करना ही करना है। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको बताना है कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास का जो रीजन है उसके बारे में बताना है कि कैसे ताप बढ़ाने पर ऊष्मा किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। साथ ही साथ आपको क्या बताना है, स्टेट फंक्शन मतलब अवस्था फलन। अवस्था फलन की अगर बात करें तो अवस्था फलन वो है जो सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं, पाथ पर निर्भर नहीं करते। ऐसे सभी फलन, ऐसे सभी फंक्शंस क्या कहलाते हैं? अवस्था फलन। दूसरी एक जरूरी सी बात है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि भाई आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखोगे कहां से, ये कहां से आपको देखने को मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको हमारे ही चैनल क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी पर, और इसके लिए आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको मिलने वाला है लिंक। पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है, इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल्ड वीडियो बनी है। दूसरी बात, आप पिन कमेंट भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये सारे क्वेश्चन से रिलेट करती हुई वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, आइए तो हमारे पास इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देखिए कौन सा है। तो हमारे पास यहां पर सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इन इंपॉर्टेंट में भी कुछ बहुत खतरनाक वाले इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, आपको जीरोथ लॉ लिखना है और क्या लिखना है? फर्स्ट लॉ लिखना है। किसका? थर्मोडायनामिक्स का। मतलब ऊष्मा गतिकी का शून्यवा मतलब हम उसको शून्यांकी का नियम भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। तो ये दोनों नियम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम नियम आपका किस पर बेस्ड है? फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है? ऊर्जा संरक्षण पे। किस पर बेस्ड है भाई? ऊर्जा संरक्षण पे बेस्ड है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन पे, कि आप एनर्जी को जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो आप सिस्टम को एनर्जी दोगे वो दो जगह इस्तेमाल होगी, एक कार्य करने में और एक आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में। तो ये फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन आपको लिखनी है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखना है कि किस तरीके से फर्स्ट लॉ को आप लिख सकते हो। तो आपने सिस्टम को एनर्जी दी है Q, उसको दो जगह इस्तेमाल करेंगे, एक तो बाहरी वातावरण पर कार्य करने में W के लिए, साथ ही साथ उसकी इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा चेंज करने में। तो आप डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखेंगे, पूरे नंबर भाई आपको मिलेंगे बढ़िया करके। ठीक है, दूसरी चीज जीरोथ लॉ भी आपको यहाँ पर अच्छे से लिखना है। जीरोथ लॉ है कि हमारे पास किस तरीके से सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जीरोथ और फर्स्ट लॉ का, और ये 100% आएगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल तैयार करके जाइएगा इसको। ठीक, अगला आते देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन इंटरनल एनर्जी। अभी देखा था ना आपने इंटरनल एनर्जी, जो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम में U था, उस U को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा। तो आपको आंतरिक ऊर्जा को बताना है, साथ ही साथ हीट एंड वर्क, किसको? ऊष्मा और कार्य को। तो आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य तीनों को एक्सप्लेन करना है।
विद एग्जांपल्स, उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करना है, को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटा, कि आपको डेफिनेशंस वगैरह यहां पर से आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, फिर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी 100% आपके पेपर में आना चाहिए। क्वेश्चन कौन सा है, ड्राइव रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, मतलब सीपी एवं सीवी के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए। अब यहां पर आपको सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, तो हम इसको लिखते ऐसे हैं, सीपी माइनस सीवी बराबर आर। ठीक है, ये रिलेशन है सीपी और सीवी के बीच का, आपको इसको व्युत्पन्न करना है, मतलब इसको ड्राइव करना है। कहां से व्युत्पन्न करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपके पास, वहां पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए। सीपी सीवी का रिलेशन आपको बिल्कुल मिलने वाला है। इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। क्या बोलते भाई से, इसे बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला, मतलब मेयर फॉर्मूला। तो आपको इतना ध्यान रखना है भाई, आपको यहां पर मेयर फॉर्मूला पूरा ड्राइव करके तैयार करके जाना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आना चाहिए, अच्छे से इसको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, कभी कभी अब इसके साथ ये तो जैसे सीपीसीवी, अब ये सीपीसीवी क्या है, ये हमारे पास है विशिष्ट ऊष्माएं। क्या है ये, विशिष्ट ऊष्माएं या स्पेसिफिक हीट। ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, मतलब दाब पर, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आयतन पे। तो ये आपको यहां पर से साथ ही साथ आपको एक चीज और भी तैयार करनी है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, तो आपको उतना एक ये भी टॉपिक अच्छे से देखकर जाना है। तो ये सारी की सारी जो आपको क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे पूरे प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एक चीज और भी है, ये सीपी सीवी माइनस आर है ना, इसको मेयर फॉर्मूला बोलते हैं। यहां पर एक रेशो और मिलता है जिसको हम बोल रहे हैं सीपी अपॉन सीवी, इसको बोलते हैं गामा। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो सीपी अपॉन सीवी बराबर गामा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। खैर, और आप जिस भी यूनिवर्सिटी से वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे अपना नाम और यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपनी एग्जाम डेट। ठीक है, तो इतने से हम और आप बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे से रूबरू हो जाएंगे। जल्दी से आते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कौन सा है, एक्सप्लेन कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी, मतलब आपको कार्नो इंजन बताना है, कार्नो इंजन और उसकी दक्षता। ये क्वेश्चन भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और जोड़ के दे सकते हैं, कार्नो इंजन के साथ वो आपको दे सकते हैं साथ में कार्नोट साइकिल। क्या दे सकते हैं भाई, कार्नोट साइकिल। आपने इस तरीके का एक ग्राफ बनाया होगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको 100% तैयार करके जाना है कि कार्नो इंजन क्या है, किस तरीके से काम करता है, कार्नो साइकिल क्या है, साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी मतलब उसकी दक्षता। दक्षता बोले तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो कार्नो इंजन की कार्य करने की क्षमता कितनी होती है, कार्नो इंजन क्यों बनाया, किसने बनाया, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से लिखकर जानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी आपके लिए। ठीक है, आगे आते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो भाई यहां पर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने जीरोथ और फर्स्ट भी तैयार करने हैं, साथ ही साथ आपको ऊष्मागतिकी का सेकेंड लॉ मतलब दूसरा नियम भी तैयार करना है, कि दूसरा नियम किस तरीके से आपको बताएगा कि किस तरीके से हमारे पास जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो चेंज हो जाएगी। तो यहां पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आप अगर जो है हमेशा ऊष्मा को जो भेजते हैं ना, वो कहां भेजते हैं, गर्म से ठंडे की ओर, ऐसे ही भेजते हैं ना, हमेशा ऊष्मा का प्रवाह गर्म से कहां होता है, ठंडे की ओर। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि ऊष्मा ठंडे से गर्म की ओर आए, तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ऐसी कोई मशीन नहीं है जो बिना कार्य किए ठंडे से गर्म की तरफ ऊष्मा को ले आए। तो ये पूरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। लिखा है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम समझाइए। तो द्वितीय नियम यही कहता है कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो बिना कार्य किए ठंडे से गर्म की तरफ ऊष्मा को भेज दे। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, व्हाट इज एंट्रोपी। एक अलग पूरी सेपरेट वीडियो बनी है भाई एंट्रोपी और एंथैल्पी पे, उसको अच्छे से देखकर जाएंगे, वहां से बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन एंट्रोपी का बिल्कुल फंसेगा। एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, की भाई जरूरत क्या है, क्या हमारे पास इसका महत्व है,
एंट्रोपी का, तो आपको इतना तैयार करके जाना है। एंट्रोपी भी आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखकर जाइएगा। आगे देखिए, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है, क्या है भाई, एक्सप्लेन क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है ना, वो ऊर्जा और टाइम के डीके को बताती है। साथ ही साथ आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि भाई ये हमारे पास किस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हो, या इक्वेशन आपको लिखने को भी आ सकती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप एक बार देख कर जाइएगा। तो ये हमारे पास पूरा पहला वाला जो पार्ट था ना, वो हो गया। यूनिट मतलब जो हमारे पास स्टार्टिंग की 4 यूनिट्स हैं उसका एक टॉपिक हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, मतलब हमारे पास काइनेटिक थ्योरी है, साथ ही साथ वहां पे कुछ रेडिएशन का टॉपिक भी है। तो इधर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कौन है, देखो इधर जल्दी से, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल का वेग वितरण नियम समझाइए। मैक्सवेल ने जो वेलोसिटी के लिए नियम दिए हैं आपको, वो सारे नियम आपको बताने हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, या हम बोल रहे हैं VRMS क्या है, ठीक है। तो उन सबकी परिभाषाएं आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मतलब जो हमारे पास ऊर्जा जो वितरित की जा रही है, ऊर्जा किस प्रकार से वितरित की जा रही है। साथ ही साथ यहां पर आप एक चीज और भी तैयार करेंगे, वो आप तैयार करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या तैयार करेंगे भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां पर पूरा क्वेश्चन हमारे पास बनेगा कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम तैयार करनी है। साथ ही साथ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपको यह बताता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी ऊर्जा होगी। तो आप सीधे सीधे याद भी कर सकते हैं, हाफ KBT। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो ऊर्जा मिलती है वो कितनी होगी, हाफ KBT। केबी यहां पर है बोल्ट्जमैन नियतांक, और टी कौन है, परमताप। तो इतना आपको याद रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। भाई यहां से हर साल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल 100% आता है, तो इसको अच्छे से देखकर आपको जाना है। थोड़ा सा आगे आते हैं, अगला देखो टॉपिक हमारे पास, अगला किस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये, तो अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब आपको क्या बताना है, कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण मतलब एक ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होंगी, सभी ऊष्मा की तरंगदैर्घ्य होंगी, उसको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, ठीक है। ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कब होगा, तो जब आप किसी ब्लैक बॉडी को, मान लो अपने पास ये कोई ब्लैक बॉडी है, अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। फिर आप इसको जब गर्म करोगे, जब आप इसको हीट करोगे, तो इसके अंदर से निकलेगा रेडिएशन। उस रेडिएशन, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है तो उस रेडिएशन क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पूरी सेपरेट वीडियो आपको मिलने वाली है ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। और यहां पर साथ ही साथ में देखो क्या दिया है, प्लैंक्स लॉ, मतलब प्लांक का नियम। प्लांक का नियम किसका, रेडिएशन का। तो आपको दोनों चीजें अच्छे से तैयार करके जानी है। यहां से बिल्कुल भाई 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, अच्छे से तैयार करके जाना। अगला देखो कह रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन। क्या कह रहे हैं, इस वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो यहां पर वीन का जो हमारे पास विस्थापन नियम है, आपको वीन के विस्थापन नियम को समझाना है। साथ ही साथ यहां पर एक चीज और आप याद रखेंगे, आपको स्टीफन का नियम भी समझाना है। किसका नियम समझाना है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो आपको एक ये भी तैयार करके जाना है। इन दोनों में से एक 100% आएगा, या तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ मतलब वीन का वितरण नियम आएगा, वरना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये तरंगदैर्घ्य और तापमान में रिलेशन को बताते हैं। तो अच्छे से इनको एक बार तैयार करके जाना। अब ये तो हमारा पार्ट ए हो गया, जिसमें हमारे पास थी 4 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स थी भाई, 4 यूनिट्स, ठीक है। अब हमारे पास आता है पार्ट बी। जो हमारे पास पार्ट बी आता है वो अल्टरनेटिंग सर्किट्स पे आता है। साथ ही साथ इसमें सेमीकंडक्टर्स भी हमारे पास हैं। तो यहां पर से भी कुछ क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार आते ही आते हैं, आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है, छोड़ना नहीं है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनमें से किसी को भी आपको छोड़कर नहीं जाना है। तो यहां पे देखो भाई, पार्ट बी में हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। आरसी मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें आपके पास एक रेजिस्टेंस मतलब क्या लगा हो, एक प्रतिरोध लगा हो, ठीक है। और सी मतलब एक कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, संधारित्र लगा हो। क्या लगा हो, संधारित्र, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक प्रतिरोध और एक संधारित्र हो। तो उस सर्किट में हमारे पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बतानी है कैपेसिटर की। मतलब आरसी परिपथ में संधारित्र का चार्ज एवं डिस्चार्ज समझाइए कि कैसे संधारित्र चार्ज होगा और कैसे वो डिस्चार्ज होगा। संधारित्र का मतलब है कैपेसिटर। पंखे में आपने देखा होगा ना, कंडेंसर लगता है, तो उसको चार्ज कर सकते हैं, उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं।
तो वो पहले चार्ज होगा, अपने अंदर आवेश को सुरक्षित करके रखेगा, बाद में जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वहां से हम चार्ज को डिफ्यूज कर सकते हैं। तो पहले उसकी चार्जिंग होगी, बाद में डिस्चार्जिंग, पूरी प्रोसेस समझाना है। और ये क्वेश्चन आपके लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एक प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल भी है ये, तो उस लहजे से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना इसको। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन हर बार आपको जो एग्जाम में देखने को मिलता है, वो क्वेश्चन हमारे पास ये, स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम। तो भाई थेवेनिन्स थ्योरम को बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना। ऊपर हमने पढ़ी थी क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, उसको भी छोड़कर नहीं जाना, वो भी 100% आएगी। और ये थेवेनिन्स थ्योरम जो है ना, कि थेवेनिन प्रमेय को समझाइए, तो थेवेनिन्स थ्योरम भी आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 100% एग्जाम में आपके आएगी। ठीक है, अगला देखो, अगले में क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर, एक्सप्लेन मैक्सवेल ब्रिज। अब मैक्सवेल ब्रिज बताना है, किसके लिए मैक्सवेल ब्रिज? क्या कैलकुलेट करने के लिए? आप किसके लिए बताएंगे? इंडक्टेंस के लिए। किसके लिए? इंडक्टेंस को मेजर करेंगे। इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं? वैसे हमारे पास अगर कोई कॉइल है, उस कॉइल के अंदर जो प्रतिरोध होगा उसको हम बोलते हैं ना, इस कॉइल के अंदर एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन। उस इंडक्शन की वजह से हमारे पास यहां करंट और मैग्नेटिक फील्ड बदलती है। तो वो पूरी प्रोसेस आपको समझानी है मैक्सवेल ब्रिज में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसके अंदर जो प्रतिरोध होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सएल। इतना आपको ध्यान रखना है। तो मैक्सवेल ब्रिज द्वारा इंडक्टेंस मापन समझाइए कि कैसे इंडक्टेंस को हम मेजर करते हैं। ठीक, अगला टॉपिक हमारे पास आता है, देखो किससे? अगले क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं सेमीकंडक्टर से, मतलब हमारे पार्ट बी का दूसरा वाला पोर्शन। ठीक, तो अब उस पोर्शन में हमारे पास देखो सबसे पहला और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एंड डिप्लेशन लेयर। अब पीएन जंक्शन क्या है हमारे पास? पीएन जंक्शन हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसमें हाफ साइड को हम पी बना लेते हैं, पी मतलब पॉजिटिव, और हाफ साइड को एन मतलब निगेटिव। तो एक ऐसा हमारे पास क्रिस्टल होता है जिसमें हम इस तरीके से अशुद्धियां मिलाते हैं, इस तरीके से हम उसमें इम्प्योरिटीज मिलाते हैं कि आधा हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है और आधा हिस्सा निगेटिव। तब उस प्रकार से बने क्रिस्टल को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है, और जंक्शन के पास हमारे पास एक लेयर बन जाती है जिसमें चार्ज कैरियर्स जो हैं, तो जो चार्ज कैरियर्स वहां पर रुक जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, इस तरीके का एक रीजन बनता है। देखो इस तरीके का एक रीजन। तो ये साइड हमारे पास होती है पी और ये साइड होती है हमारे पास एन। पी साइड में कौन होते हैं? पी साइड में पॉजिटिव चार्जेस होंगे जिनको हम होल्स बोलते हैं। ठीक है, और एन साइड में होते हैं निगेटिव चार्जेस जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जंक्शन के पास कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपस में फंस जाते हैं, चार्ज को डिफ्यूज नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो इस रीजन को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, मतलब इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। देखो उसमें हिंदी में भी डिप्लेशन ले लिखा, तो कोई मसला नहीं है उसका। ठीक है, और साथ ही साथ पीएन जंक्शन, ये हमारे पास एक ऐसा क्रिस्टल बोला जाता है पीएन जंक्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई सेमीकंडक्टर्स को लेकर। दूसरा देखो यहां पर क्या आया है, एक्सप्लेन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। मतलब पीएन जंक्शन डायोड का आपको ग्राफ बनाना है, किसका? वीआई मतलब वोल्टेज और करंट का ग्राफ। तो भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने प्रैक्टिकल्स में इसको करा होगा, जब आपने लैब वगैरह करी होगी तो आपने प्रैक्टिकल में इसको किया होगा। तो भाई पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। ये इस तरीके का पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ होता है। ये ग्राफ पीएन जंक्शन डायोड का है। ये वाला हिस्सा जो है ये फॉरवर्ड बाइजिंग का है और ये वाला हिस्सा किसका है? रिवर्स बाइजिंग का, मतलब अगर अभिनति का और उत्क्रम अभिनति का। कि आप पीएन जंक्शन डायोड को एक बार पी को पॉजिटिव से जोड़ दोगे और एन को निगेटिव से, तो फॉरवर्ड में काम करेगा। और अगली बार अगर आप जोड़ रहे हो, अगली बार आपने क्या कर दिया? पी को निगेटिव से जोड़ दिया और एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तब ये बन जाएगा रिवर्स में। तो इसकी आपको बहुत अच्छे से वर्किंग तैयार करके जानी है भाई। ये पीएन जंक्शन डायोड का क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ ही साथ जंक्शन डायोड और डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन, इतना आपको भाई करके ही जाना है। 100% आएगा मेरा भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? जेनर डायोड को और उसके एप्लीकेशन को समझाना है। अब जेनर डायोड क्या है? पीएन जंक्शन डायोड जो है ना, रिवर्स बाइजिंग में, मतलब उत्क्रम अभिनति में काम नहीं करता, खराब हो जाता है। तो हमने एक ऐसा जंक्शन डायोड बनाया है जो उत्क्रम अभिनति में भी काम करे। उस जंक्शन डायोड को हम क्या बोलते हैं? जेनर डायोड। तो आपको एक बार अच्छे से जेनर डायोड तैयार करना है, साथ ही साथ उस जेनर डायोड की एप्लीकेशंस की क्या भाई महत्व है, क्या क्या है जेनर डायोड के, उसको आपको एक बार बढ़िया करके तैयार करना है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े, देखो लिखा है जेनर डायोड एवं उसके
उपयोग। तो हमारे पास ये पूरा टॉपिक हो गया। सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन तुम्हें छोड़कर नहीं जाना, वीआई ग्राफ बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना भाई, 100% क्वेश्चन वहां से आएगा। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है ट्रांजिस्टर्स का और इंस्ट्रूमेंटेशन का। अब ट्रांजिस्टर में हमारे पास देखो, वैसे तो 2 ट्रांजिस्टर हैं जो हमें सिलेबस में पढ़ने हैं। पहला कौन सा पढ़ना है तुम्हें? पहला पढ़ना है तुम्हें एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दूसरा तुम्हें कौन सा पढ़ना है? दूसरा पढ़ना है पीएनपी। अभी तुमने जंक्शन डायोड बनाया था ना, यहां पर डायोड नहीं होगा, यहां पर ट्रायोड होंगे, 3 हिस्से होंगे, ठीक है। तो 2 एन के बीच एक पी फंसा दिया तो हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाएगा, और 2 पी के बीच एक एन फंसा दिया। फंसाओगे कैसे आप? ये पूरा पी, ये पूरा क्रिस्टल तुम्हारे पास पॉजिटिव है, तुमने इसके बीच के हिस्से की डोपिंग करी, बीच के हिस्से में इंप्योरिटी मिलाई, तो ये बीच का हिस्सा एन हो जाएगा और साइड वाले दोनों क्या रहेंगे? पी रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एन पी एन बन जाएगा। सोचो अब कि ये पूरा तुम्हारे पास एन है, निगेटिव साइड है पूरी, तुमने बीच में पॉजिटिव साइड मिला दी तो एन पी एन। तो इस तरीके से तुम पूरे एन में बीच में पी की डोपिंग करके एनपीएन बनाओगे, और पूरे पी में बीच में एन की डोपिंग करके, डोपिंग का मतलब क्या है? इम्प्योरिटी या अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया, उसको डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पूरे पी में बीच में अशुद्धि मिलाओगे तो हमारे पास पीएनपी बनेगा। तो भाई ये ट्रांजिस्टर आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, 100% यहां से क्वेश्चन आएगा। पहली बात तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ना बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो लिखा हुआ भी है, एक्सप्लेन सीई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सीई क्या है? कॉमन इमीटर। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लेना है जिसमें इमीटर क्या हो जाए? कॉमन। तो ये पहला वाला होता है इमीटर, ये होता है बेस, और ये होता है कलेक्टर। याद रखना, पहला वाला इमीटर, दूसरा वाला बेस, तीसरा वाला कलेक्टर। तो आपको ऐसी प्रोसेस लेना जिसमें इमीटर क्या हो? कॉमन। मतलब आप इमीटर को बीच में बनाओ। इमीटर को कहां बनाओगे? बीच में। तो ये भाई कॉमन इमीटर की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिखा भी है ट्रांजिस्टर की कॉमन इमिटेंस संरचना एवं उसकी विशेषताएं समझाइए। अगला कह रहे हैं एक्सप्लेन सीआरओ एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको सीआरओ बताना है। भाई सीआरओ क्या है भाई? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, मतलब ऑसिलेशन, कैथोड रे से निकलने वाली जो हमारे पास रेज हैं उन ऑसिलेशंस को मीजर करने का एक डिवाइस है। तो आपको उसके सीआरओ को एक्सप्लेन करना है और उसके यूजेस, उसके एप्लीकेशन आपको बताने हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो इतने क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो ना बढ़िया करके, तो आपका पेपर बिल्कुल अच्छा करके होने वाला है। फिर से एक बात, क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? तो आपको पिन कमेंट चेक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहां आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और हाँ याद रखिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी एग्जाम डेट लिखना ना भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और बेहतरीन से टॉपिक्स के साथ, कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।